हेलो बेटा, तो आज हम करेंगे रासायनिक बल गतिकी चैप्टर 3। ठीक है, ये केमिस्ट्री में चैप्टर 3 है और इसमें से एक जो बड़ा प्रश्न आता है 4 नंबर का लास्ट में, ठीक है, और बाकी 2 से 3 नंबर का बीच में इसमें आता है। तो ये 7 मार्क्स का आपका चैप्टर है। तो इसमें देखिए जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कौन कौन से हैं। पहला है कि रासायनिक बल गतिकी में रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। जो हमारी रिएक्शन है उसकी स्पीड, उसके वेग या कई बार दर भी लिखा होता है, कौन कौन से कारक हैं जो उसकी स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी सबसे पहली है अभिकारकों की सांद्रता। जो चीज़ हम मिक्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होता है? बढ़ता ही है। तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो सांद्रता पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है तापमान। तापमान बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा फैक्टर है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता ही है। चौथा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम किसी ठोस को डायरेक्ट रिएक्ट करवाएंगे और उसको हम पीस कर उसका क्या बना लेंगे, अगर चूर्ण बना लेंगे, तो किस केस में रिएक्शन जल्दी होगी, किस केस में अभिक्रिया की गति तेज़ होगी? जब हम उसको पीस कर पाउडर या चूर्ण बनाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। पांचवा फैक्टर है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारक कैसे हैं भाई? वो करना भी चाह रहे हैं रिएक्शन की, नहीं करना चाह रहे हैं। तो अभिकारक यदि आयनिक प्रकृति के हैं तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, आयनिक रिएक्शंस जल्दी होती हैं। लेकिन अगर सहसंयोजी हैं तो फिर ये बहुत जल्दी नहीं होते हैं। सिक्स्थ फैक्टर है प्रेशर। यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में होते हैं तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, आपको ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आपको ये सारे एक्सप्लेन करने होते हैं। तो पहला क्या है? सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रकृति और दाब। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 मार्क का बहुत बार रिपीट हो रखा है। उसके बाद है आपका संघट सिद्धांत। ये भी आपका काफ़ी बार रिपीट होता है, 3 मार्क्स में ये भी आता है। रासायनिक अभिक्रिया का संघट, संघट का मतलब होता है टक्कर। क्या मतलब होता है संघट का? टक्कर। तो टकराने से कैसे रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ती हैं वो हम देखते हैं। जब भी हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, अभिक्रिया होनी कैसे है? हमने सपोज़ पानी ले लिया और पानी में अगर हम लोगों ने कोई केमिकल अल्कोहल डाल दिया तो हमारे पास दोनों की आपस में रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके अणु आपस में पहले टकराते हैं। किसके? अभिकारकों के अणु। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए अभिकारक कणों को आपस में टकराना आवश्यक होता है। ये आपस में टकराते हैं, परंतु सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं। प्रभावी का मतलब क्या है? कि वो उत्पाद में नहीं बदलते हैं सभी के सभी। तो कौन से बदलते हैं? टकराते तो हैं अणु आपस में। सभी टकराने वाले अणु उत्पाद नहीं बनाते। केवल वे अणु जिनके पास दहलीज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होती है वही उत्पाद में बदलते हैं। उनके पास एक मिनिमम ऊर्जा का होना आवश्यक है, नहीं तो वो उत्पाद में नहीं बदलेंगे। तो यही कहता है संघट सिद्धांत कि एक मिनिमम ऊर्जा और अणुओं का टकराव सही अभिविन्यास, सही दिशा में होना आवश्यक है। गलत दिशा में टकराने पर अभिक्रिया नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो यानी कि उनके पास एक दहलीज ऊर्जा और उनकी दिशा अगर सही होगी तो तभी वे टक्करें प्रभावी होंगी। पिछले साल ही आपको डेफिनेशन भी आई कि प्रभावी टक्कर क्या होती है। जिन टक्करों में अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा हो तथा उनकी दिशा भी सही हो, उनका सही अभिविन्यास हो, उसे प्रभावी टक्कर कहते हैं। टकराने के लिए उनकी दिशा और उनके पास ऊर्जा, 2 चीज़ें सही होंगी तो तभी वो उत्पाद में बदलेंगे। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स में आ जाता है। बस 3 ही पॉइंट है। अभिकारक अणुओं का टकराना ज़रूरी है। टक्कर होने के बाद उनके पास दहलीज ऊर्जा होगी और सही दिशा होगी तो तभी वे उत्पाद में बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो आपने एक तरफ कोटि लिख लेना, एक तरफ आणविकता लिख लेना। पहले हम कोटि की बात करते हैं। कोटि, अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है।
ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, प्रायोगिक मान है, जबकि जो आणविकता है वो सैद्धांतिक मान है। ठीक है, आणविकता सैद्धांतिक, कोटि प्रायोगिक। फिर कोटि जो है वो शून्य हो सकती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन आणविकता भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन में 1/2, 3/2। वेग समीकरण में सांद्रता, उसके बाद डेफिनेशन लिख दिया है मैंने। अगर 2 नंबर में आता है तो 3 पॉइंट्स पे आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ये इसकी डेफिनेशन है। वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातांकों का योग कोटि कहलाती है। घातांकों का योग, जो पावर्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो कोटि आती है। और आणविकता क्या होती है? टकराने वाले अणुओं की वह संख्या जो उत्पाद बनाते हैं आणविकता कहलाती है। देखो ये पिछले साल में आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं ये वाले, इससे न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है ये, कि आपको ये अभिक्रिया दी हुई है। जैसे अभिक्रिया है HI2HI, ये टूट रहा है किसमें? H2 और I2 में। मैं आपको आणविकता बतानी है इस अभिक्रिया की। तो आणविकता क्या? टकराने वाले अणुओं की संख्या। अब आपने लेफ्ट साइड में देखना है, कितने अणु दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 2। जो नंबर है यही आणविकता है। तो हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में कितनी है आणविकता अभिक्रिया की? 2 है, क्योंकि 2 अणु आपस में टकरा रहे हैं। और अगर हम इस अभिक्रिया में देखें, N2 + 3H2 गिविंग्स यू 2NH3। यहाँ पूछा है कि आणविकता बताइए। तो आणविकता क्या होती है? टकराने वाले अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर कितने अणु हैं नाइट्रोजन के? देखो कोई नंबर नहीं लगा है, 1, तो इट इज़ 1। और हाइड्रोजन के कितने? 3। तो 3 + 1 आणविकता कितनी हो गई? 4। ऐसे यहाँ 2NO + O2 गिविंग्स यू 2NO2। तो यहाँ पे NO के कितने अणु हैं? 2। और O का कितना है? O2 का कितना है? कुछ नहीं लगा हुआ तो हम 1 मान लेंगे। तो 2 + 1 आणविकता कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया की आणविकता बताइए। तो आपने लेफ़्ट साइड में जो आपके यहाँ तो एक ही है देखो, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो इनके आगे जो नंबर्स लगे हुए हैं ना उन नंबर्स को जोड़ लेना है। 3 + 1 4, यहाँ पर 2 + 1 3। तो इस तरह से ये आणविकता आती है। अब इसकी कोटि नहीं बता सकते आप देख के, कोटि के लिए आपको प्रयोग करना पड़ता है। प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक मान मतलब आप देख के बता दोगे। तो आणविकता सैद्धांतिक है, लेकिन अब कोटि नहीं बता सकते इस अभिक्रिया की। अब देखो इसमें ये प्रश्न है कि निम्न वेग समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि क्या होती है? अभिकारक, जो ये हमारी सांद्रता पद है ना अभिकारकों के, इनके घातांकों का योग। ये हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी। तो वेग = आपको ये प्रश्न में दिया होगा, K = K × A⁴ B⁴ 1/2। और आपको बोलेंगे कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमने कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ देना है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? 3/2 + 1/2 किया हमने, दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना आ गया? 2। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी है? 2 है। तो इस तरह से कोटि को हम समीकरण की सहायता से ही ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आणविकता को हम, जो अभिक्रिया दी हुई है, केमिकल रिएक्शन आपको समीकरण दी हुई है, उस समीकरण में देखकर बता सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जितने अणु हैं आपस में टकराएंगे वो, और वो उस अभिक्रिया की क्या हो जाएगी? आणविकता। तो आणविकता क्या होती है? टकराने वाले अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अर्ध आयु क्या होती है? बहुत बार बताया आपको मैंने कि अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या होती है। अर्ध आयु मतलब आधी उम्र। तो अर्ध आयु वह समय अंतराल है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है। शुरू में सांद्रता A0 थी, जितने समय में ये क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, वह उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाएगी। तो हमें बोला कि प्रथम कोटि के लिए निकालिए। तो प्रथम कोटि के लिए क्या होती है समीकरण? T = 2.303/K log A0/A। तो जब समय आधा होगा, T क्या हो जाएगा? T ½ हो जाएगा। उस टाइम पर जो A है वो कितना हो जाता है? A0/2 हो जाता है। तो इसी समीकरण में हमने T की जगह क्या रखना है? T½ और जो हमारा A है इसमें A की जगह पे हमने क्या रख देना है? A0/2। तो अब यहाँ A0 से A0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? log 2। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। तो हमने यहाँ पर log 2 की वैल्यू रखी 0.30, ये आपको याद रखनी है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0.693/K। तो अर्ध आयु कितनी होती है का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693/K। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये आपको प्रूफ करने को भी आता है
कि प्रथम कोटि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो अर्ध आयु के लिए आप ये वाला डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद आपका है ये डेफिनेशंस आती हैं। सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को दी जाती है ताकि वे उत्पाद में बदल सकें, उसको हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। और इसके लिए फॉर्मूला है, आरेनियस समीकरण है ये, K = A e⁻⁻ छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? छदम का मतलब झूठा। तो वह अभिक्रिया जो देखने में तो उच्च कोटि की लगती है लेकिन वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर्शाती है या प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती हैं, उसको हम छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसके आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। एस्टर का जल अपघटन। एस्टर CH3COO C2H5 है। अगर इसमें हम पानी डालेंगे तो ये एसिड और अल्कोहल बनाएगा। तो ये जो है देखने में तो क्या लगता है, देखो इसमें एक और दो अणु हैं, तो ये द्वितीय कोटि की लगती है लेकिन ये होती किसकी है? प्रथम कोटि की होती है। फिर उसके बाद वेग स्थिरांक का मात्रक आपको पूछ लिया जाता है। प्रथम कोटि के लिए क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। और n अगर आपको आ जाए कि कोटि जो है वो आधी है, 3/2 है, 4, फिर आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, मोल पर लीटर के ऊपर आपने 1 - n लिखना है और सेकंड इनवर्स। अब आपको जिस भी कोटि के लिए पूछा गया है वहाँ n की वो वैल्यू रख देनी है। जैसे आपको बोला है कि एक अभिक्रिया की कोटि 3/2 है, तो आप n की जगह पे क्या लिखेंगे? 3/2 माइनस करेंगे 1 में से और ये आपका क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा k का। तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा डेरिवेशंस तो आपके हैं ही हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, फिर 99.9% वाला है, 90% वाला है, तो 4 डेरिवेशंस वो हैं। उसके अलावा जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो इनमें से ही आते हैं। ठीक है, तो इसको आप ढंग से याद कर लेंगे।